हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जामिनेशन एनबीसीसी जेई के लिए 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। देखिए, आपको इससे पता लग जाएगा कि आपके प्रिपरेशन में आपने कौन से टॉपिक को मिस कर दिया और कौन से टॉपिक को आपको और रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इस 90 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पिछले साल में प्रीवियसली एनबीसीसी ने फ्रेमअप किए थे और आपको क्या एग्जामिनेशन लेवल है। आप इस पेपर को देखने के बाद, इस कंप्लीटली 90 क्वेश्चंस को देखने के बाद आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए सेशन, और सारे एग्जामिनेशन के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने का। ठीक है, साथ साथ आपको बता दूं, अगर आपको एनबीसीसी जेई के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि आपको पता है 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं और काफ़ी मॉडरेट लेवल, वहाँ पे लिखा भी है इनफैक्ट कि आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हर एक वैरायटी के क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉप सुपर 25 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। उसका अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोचिफाई चैनल के ऊपर अभी रिसेंटली हमने अपलोड करके रखा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉप 25 सुपर एमसीक्यूज। उसी तरीके से करंट अफेयर्स के और जनरल अवेयरनेस के सेशन जो है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की बिफोर योर एग्जामिनेशन हम लोग 100% कोशिश करेंगे। अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आपने हमारे जनरल अवेयरनेस को ई बुक और नॉन टेक्निकल मैराथन का जो सेकंड पार्ट है उसको अगर आपने नहीं गो थ्रू किया होगा तो ये तो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बट ये जो ई बुक है आपको हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल का जनरल अवेयरनेस का काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है आपको एनबीसीसी के एग्जामिनेशन के लिए। अभी तक ये हर एक एग्जामिनेशन में ये प्रूवन रह चुका है, जिसमें हमने स्टैटिक जी के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स सारे टॉपिक को मिलाते हुए काफ़ी स्टैटिक वाला जो पोर्शन रहता है नॉन टेक्निकल जनरल अवेयरनेस का एक ही बुक में कवर किया है। आपको सारे एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली फायदेमंद रहेगा। और इसके जो सेकंड एडवांस पार्ट है, इसका सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, अब इसको भी जाकर देख सकते हो। या फिर अगर आपको ई बुक चाहिए होगा तो ई बुक आप हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। W1 एंड WO2 आर द रीडिंग्स ऑफ 2 वाटमीटर टू मेजर द पावर ऑफ अ 3-फेज बैलेंस लोड। द रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द लोड इज व्हाट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, W1 और W2 एक दो रीडिंग है 2 वाटमीटर के, जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली 2 वाटमीटर मेथड ऑफ मेजरिंग द 3 फेज पावर। ठीक है, बैलेंस लोड है तो रिएक्टिव पावर कितना होगा, कि रिएक्टिव पावर कितना ड्रॉन होगा इस लोड के द्वारा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा √3 W1 माइनस W2। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपको एक टेबल काफ़ी बार मैंने आपको इंसिस्ट किया कि आप इस टेबल को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि 2 वाटमीटर मेथड जो रहती है उसमें हमारे पास में 4 कंडीशंस बनती है। ठीक है, 4 कंडीशन के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बनता है इस तरीके से। ठीक है, आपको कंडीशन जब हमारे पास में इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं, जब हमारे दोनों भी वाटमीटर इक्वल रीड कर रहे होंगे, एक डबल रीड कर रहा होगा फर्स्ट से, एक वाटमीटर हमारा 0 रीड कर रहा होगा, एक इक्वल एंड अपोजिट रीड कर रहा होगा, तो उस केस में हमारे पास में पावर फैक्टर एंगल और पावर फैक्टर कितना रहता है इसके ऊपर एक डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको फाई का वैल्यू पूछा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, ये भी आपको एज अ सिमिलरली टाइप का जो फॉर्मूला है आपको एग्जामिनेशन में बन सकता है। जिस तरीके से उन्होंने ये फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है, उस तरीके से फाई का भी आपको एग्जामिनेशन में ये बन सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे प्लस माइनस में हमारी गड़बड़ी हो जाती है और इसी तरीके से हम लोग सिली मिस्टेक्स एग्जामिनेशन में करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्विकली सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आपको 90 क्वेश्चन कवर अप करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट द स्केल इज यूज्ड एज। ठीक है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कौन सी स्केल यूज़ करते हैं, मैंने आपको इसके लिए एक टेबल मेंशन किया था, अभी भी फिर से बताने वाला हूँ। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में उसकी जो स्केल रहती है वो लीनियर स्केल रहती है। इस टेबल से आप ध्यान में रख लीजिए। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, ठीक है, PMMC मीटर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका डिफ्लेक्शन जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट के। बाकी आप थर्मोकपल, मूविंग आयन और हॉट वायर के ध्यान में रख लीजिएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ करंट से। तो उसका जो स्केल रहेगा वो नॉन लीनियर रहेगा। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रख लीजिएगा, मूविंग कॉइल का जो स्केल रहता है इट इज़ अ लीनियर स्केल। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रीपिंग इज ऑब्जर्व इन। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रीपिंग जो है, ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभार हमारे पास नो लोड में भी हमारा जो एनर्जी मीटर, जो पुराने ज़माने के मैकेनिकल एनर्जी मीटर्स रहता है, ठीक है, वो नो लोड कंडीशन में भी ड्यू टू वोल्टेज कॉइल एनर्जाइजिंग वो हमारा रोटेशन अचीव कर देते। ठीक है, वो रोटेट होते रहते थे। उसके कारण क्या होता था, हमारा जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मीटर है, यूनिट है, वो हमारा कंज्यूमशन और बढ़ता था। उसके लिए जो एक जिसका सॉल्यूशन आता था कि हम लोग 2 सिमेट्रिकली जो होल्स है उसमें हम लोग क्रिएट कर देते, ठीक है, जिसके कारण हम लोग क्रीपिंग फिनोमेना को अवॉइड कर सके। और ये होता था हमारे वाट आवर मीटर में, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी मीटर। ओके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरर ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट्स में बी रिड्यूस बाय यूजिंग। जो फ्रीक्वेंसी के द्वारा एरर आते हैं हमारे मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में, उसको हम लोग किस तरीके से कम कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। उसमें
लोग क्या करेंगे, एक कंडेंसर जो रहेगा सुटेबल वैल्यू हम लोग उसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, किसके, स्वैम्पिंग रजिस्टर के। तो आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। In order to reduce the error due to frequency in a moving ion instrument, you can use a condenser of suitable value in parallel with a swamping resistors, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम लोग एक कंडेंसर लगाते हैं, ठीक है। आपको इस सीरीज में पैरेलल में ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। ये तो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सीरीज और पैरेलल में काफ़ी कबार हमारे पास कन्फ्यूजन बनता है, ठीक है। So the next question is the value of resistances RAB, RBC and RCA will be equals to what, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, हमारे पास में स्टार फैशन में नेटवर्क गिवन है, जहाँ पे हमारे पास में 1 ohms का रेजिस्टेंस है, 1 ohms का रेजिस्टेंस एंड दिस 2 ohms रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ स्टार फैशन। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RAB, RBC एंड RCA। ये कौन सा कनेक्शन बन जाएगा हमारा, उस केस में हमारा डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन के लिए RAB का वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, फिर बाकी आप आसानी से निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 2 + 1, ठीक है, दिस 2 ohms, दिस 1 ohms, ठीक है, प्लस 2 × 1, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, 2 × 1 अपॉन इसका अपोजिट डायगोनल में कौन सा है, 1 ohms, ठीक है। 2 + 1 विल बी 3 + 2 विल बी इक्वल्स टू 5 ohms। अभी हमारे पास में 5 ohms तीनों भी ऑप्शन में अवेलेबल है, A, C और D में, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए, ठीक है। उसी तरीके से RBC को फाइंड आउट कर सकते हो। RBC विल बी इक्वल्स टू 1 + 1 विल बी 2, ठीक है, प्लस 1 × 1 अपॉन दिस डायगोनल विल बी 2, ठीक है। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक है। इसलिए इसका जो RBC का जो वैल्यू आएगा वो 2.5 रहेगा। सिंपल है, आप खुद कर सकते हो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल बी व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। सिंपल है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ओरली आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता है, ठीक है, तो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ रजिस्टर सर्किट वाले एक टेस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप खुद को सॉल्व कर से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 ohms का रेजिस्टेंस है और ये 4 ohms का रेजिस्टेंस है, आपका ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास में एक पैरेलली 6 ohms का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में रहेगा, ठीक है। अब ये 6 पैरेलल 6 कितना हो जाएगा, दिस 6 ohms और दिस 6 ohms विल बी इक्वल्स टू 3 ohms, ओके। अब देखिए यहाँ पे फिर आ जाएगा, आप यहाँ तक पूरा भूल जाओ, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 3 ohms का, दिस 3 एंड दिस 7 विल बी 10 ohms, ठीक है। ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ तक के 10 ohms का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये किसके पैरेलल में आ जाएगा, दिस 10 ohms के, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे 5 ohm का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। ये भी हमारे पास में एक पैरेलल में सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका वैल्यू रहेगा हमारा 10, ठीक है। दिस 10 एंड दिस 10 विल बी इक्वल्स टू 10 पैरेलल 10 विल बी इक्वल्स टू 5। मैंने आपको बताया था, अगर आपको n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, ठीक है, और सारे की वैल्यू इक्वल है, तो आप उसको नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से डिवाइड कर देना करके, ठीक है। सिमिलरली आता है, आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो। 10 × 10 अपॉन 10 + 10 विल बी इक्वल्स टू 10, 1 जा ये 2 जा ये आ जाएगा 5, सिंपल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5, ठीक है। और ये सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण ये 5 + 5 विल बी अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल किस तरीके से रहेगा, ये हो गया हमारा टर्मिनल A और ये हो गया हमारा B, दिस A एंड B, ये हो गया हमारा 10। और इस केस में जो हमारे पास इक्विवेलेंट रिड्यूस करके सर्किट ला, ये भी आ जाएगा हमारा 10 ohm का। सिमिलरली 10 पैरेलल 10 विच विल बी इक्वल्स टू 5 ohms। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ओरली आपको सॉल्व करना है, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, रखनी हुई। आप इसको देखते हुए विदाउट पेन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटरी करंट इन अ नेटवर्क इज गिवन एज अ डैश एम्पियर्स, ठीक है। इसमें कितना बैटरी करंट फ्लो हो रहा होगा, सिंपल है गाइस, ठीक है। आप इसको देखिए, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में गलत मार्क कर देते हैं और इसमें गलत ऑप्शन भी मेंशन रहता है, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आएगा, ठीक है। ABCD इस तरीके से आप नोट्स मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। दिस A and C इज डायरेक्टली शॉर्ट सर्किटेड एंड A and D and B आर शॉर्ट सर्किटेड। तो आप इस तरीके से AAC लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे BD, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच में कितना हमारे पास में 12 वोल्ट्स कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए इसके ये दो टर्मिनल्स के बीच में सबसे पहले हमारे पास में AC के बीच में शॉर्ट सर्किटेड है, DB और DB के बीच में शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। A और B के बीच में 4 ohms का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो हमने ये 4 ohms का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करके रखा, ठीक है। देन हमारे पास में A और B के इसमें जो हमारे पास में और कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिस 2 ohms, क्योंकि ये देखिए A और D और D मतलब B हो गया, ठीक है। फिर से हमारा कितना आ जाएगा 2। आप देखते हो सारे पैरेलल में आ जाते हैं एक दूसरे के।
फिर से हमारा जो आ जाता है डी और सी में ये 6 ओम्स का रेजिस्टेंस आ जाता है, इस केस में फिर से इसके पैरेलल में आ जाता है हमारा ये 3 ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड्स है गाइस। आप इन सबको देखिए, इस 3 ओम्स का, 6 ओम्स का, 2 एंड दिस 4 ओम्स का आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, लेकिन होगा क्या 4 × 2 का आपको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ इक्विवेलेंट, फिर उसके साथ इक्विवेलेंट। मैं आपको छोटा सा अप्रोच बता देता हूँ, आप इसको आर इक्विवेलेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इक्विवेलेंट मेथड दैट मीन्स कैसा हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट विच विल बी इक्वल्स टू 1/this 1/, व्हाट हम लोग कह सकते हैं 2 + 1/4 + 1/3 + 1/6। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 12। ठीक है, करेक्ट 12 हो जाएगा ना। यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, 6 + 3 विल बी इक्वल्स टू 9 + 2 विल बी 11 + 4 विल बी इक्वल्स टू 15/12। ठीक है, ये 1/r इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 12/15, क्या आ जाएगा 3 ये आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा 4/5। ठीक है, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो ये r इक्विवेलेंट का वैल्यू है हमारा 4/5 विच इज इक्वल्स टू 0.8। ठीक है, तो 0.8 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस 12 ओम को। ओके, तो इस 12 वोल्ट को अगर आप 0.8 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगा बैटरी करंट वो रहेगा 15 एम्पियर। दैट मीन्स द करंट सप्लाइड विल बी इक्वल्स टू 15 एम्पियर्स इन द होल सर्किट। सिंपल है, आप खुद भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके से कन्फ्यूजन होता है उनके लिए मैं आपको बता दिया। आप सिंपल वे में भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट लाइक दिस आर इक्विवेलेंट मेथड इज मच ईजियर। आपको सिर्फ एलसीएम निकाल के इसका अपोजिट लेकर डायरेक्टली करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडक्टिव मोटर मे बी मेड टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक पावर बाय। इंडक्टिव मोटर जनरेट कर सकती है इलेक्ट्रिक पावर बाय यूजिंग रनिंग इट एट अ स्लिप लेस दैन 0। इंडक्टिव मोटर की बात करें, वो अगर उसका जो स्लिप लेस दैन 0 होता है तो उस केस में वो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट कर सकती है। इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्लिप रीजन आपको ध्यान में रखना होगा। व्हेन मोटर एक्ट्स इन अ इंडक्शन मोटर, व्हेन मोटर एक्ट्स एज अ इंडक्शन जनरेटर एंड व्हेन इट एक्ट्स एज अ इन अ मोटर ब्रेकिंग। ठीक है, तो मोटर इंडक्शन मोटर में जो स्लिप रहता है वो वैल्यू रेंज करता है बिटवीन 1 से लेकर 0 to 1। इंडक्शन जनरेटर में ये मेनली क्वेश्चन बनता है जिस तरीके से अभी पूछा गया, जिसका स्लिप -1 से लेकर 0 के बीच में होता है। दैट मीन्स स्लिप लेस दैन 0 के कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इंडक्टिव मोटर। ठीक है, और इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग में 1 से लेकर 2 के बीच में स्लिप का वैल्यू रहता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर के अंदर क्या क्या कंडीशन रहती है, जो करंट रहता है स्टार्टिंग वाइंडिंग में, ठीक है, वो लीड करता है, लैग करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लैग और लीड में इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, करंट जो रहता है स्टार्टिंग वाइंडिंग में वो लीड करता है हमेशा वोल्टेज को। सिंपल है। ठीक है, देखिए ये जो है IH है, ये हमारे पास कौन सा करंट है, ये मेन वाइंडिंग का करंट है। करेक्ट, ये हो गया हमारा मेन वाइंडिंग का करंट, और दिस वन विल बी द स्टार्टिंग करंट। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे कंसिडर कर लेते हैं, जो IA। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे IA जो है ये हमारा लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, हम लोग कह सकते हैं बाय सर्टेन एंगल लीड कर रहा है वोल्टेज को। ठीक है, इस वोल्टेज को लीड कर रहा है IA को, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिलरी करंट जो है वो IA वो लीड कर रहा है हमारे पास में वोल्टेज को। करेक्ट। Next question is, in a three-phase wound induction motor, the three-phase balanced supply is given to a rotor and starting winding is short-circuited. The rotor would, ठीक है, three-phase wound rotor में इंडक्शन मोटर में थ्री बैलेंस सप्लाई जो है वो बताया गया, प्रोवाइड किया गया रोटर को, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमने शॉर्ट सर्किट करके रखा। तो रोटर रन होगा या नहीं होगा हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो रोटर रन होगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ESC में क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, इट विल रन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड, और गेट में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंडक्टर लेंथ 1 मीटर मूव्स अ राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ला। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट यूनिट नेम क्या उसका, टेस्ला, विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, देन द EMF इंड्यूस्ड इज व्हाट। ठीक है, सिंपल है, EMF इंड्यूस किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, BLV इंटू साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे राइट एंड एंगल पे हमारा यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू कंप्लीटली 1 आता है। ठीक है, B वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला में। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय L का कितना है, लेंथ है
L1 है, ठीक है। वेलोसिटी कितना है इसका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10, तो 10 इंटू 2.5 विल बी 25 वोल्ट्स। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक चीज़ सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप कोई इस पेपर को मत देखिएगा। आपको किस तरीके से पेपर पैटर्न रह चुका, कौन से क्वेश्चन मेंशन है, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, ये भी आप खुद को एनालाइज करके रखिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसको एज अ टेस्ट सीरीज करके प्रोवाइड करें, ठीक है, इस वीडियो को जब भी आप देख रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और फिर आपका क्रॉस चेक करेक्ट आंसर मार्क करिएगा, सो दैट इसी के साथ आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा साइड बाय साइड, करेक्ट। So next question is, current carried by one of the two long parallel conductor is double and their separation is also double. The force between them will be what? सिंपल है क्वेश्चन, देखिएगा इसमें फॉर्मूला से आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, F डिवाइडेड बाय L इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन ट्वाइस पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन D। अब देखिए इसके हर एक टर्म्स को आप समझा देते हो। L क्या होता है हमारा, L होता है लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। ओके, μ0 क्या होती है, परमिटिविटी, नॉट अ परमेबिलिटी, ठीक है। परमिटिविटी परमेबिलिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं। I1 और I2 हो गया हमारा करंट और D हो गया हमारा सेपरेशन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, करेक्ट। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि करंट भी हमारा डबल हो रहा है और डिस्टेंस भी डबल हो रहा है, तो दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इसका जो फोर्स रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, अब देखिए इसमें एक कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा, अगर कंडक्टर कैरी कर रहा है करंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन करंट इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, और ये यहाँ पे आउटवर्ड इक्वल एंड अपोजिट करंट, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास में वो ये दो कंडक्टर क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स को ये एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को अपोज करेंगे एंड इट विल एक्सपीरियंस अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा दोनों भी कंडीशन में, अगर सेम है, ठीक है, तो अट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है, और अगर आपको अपोजिट है तो रिपल्शन आ जाएगा। सिंपल चलो है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, काफ़ी पुराना सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट इज डिफाइंड एज अ time during which capacitor charging voltage becomes how much, 63% of its dash value which is final value, and the capacitor charging current कितना हो जाएगा उसके इसमें 37% of its initial value। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम कांस्टेंट जो है आरसी सर्किट का, उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, टाइम ड्यूरिंग विच अ कैपेसिटर चार्जिंग वोल्टेज बिकम्स 63% हम लोग कह सकते हैं ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, एंड द कैपेसिटर चार्जिंग करंट बिकम्स 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ठीक है, 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। और जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रहता है एट टाइम समथिंग, हम लोग कह सकते हैं एट अ टाइम t, तो वो कितना रहता है, v ऑफ t vt इक्वल्स टू v0 इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, करेक्ट। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टैरिसीस मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हिस्टैरिसीस मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग फ्लक्स, इट इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग फ्लक्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, जो हिस्टैरिसीस मोटर है बेस्ड ऑन द, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग फ्लक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। हम लोग काफ़ी बार ये पल्सेटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस तरीके से गलत आंसर मार करके आ सकते हैं, तो ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ डिसीजन जनरेटर डिलीवर्स 100 एम्पियर्स एट 200 वोल्ट्स इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज 50 ohms एंड द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.05 ohms, ईएमएफ जनरेटेड विल बी व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। IL देखिए यहाँ पे जनरेटर की बात की गई, कंफ्यूजन नहीं हो करना है आपको, शंट जनरेटर है या फिर मोटर है उसके अकॉर्डिंगली आपके फार्मूलाज बदलते हैं। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे कितना डिलीवर कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है 100 एम्पियर्स, ठीक है। दैट मीन्स IL इज 100 एम्पियर्स, करेक्ट, लोड एट अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ VT विल बी इक्वल्स टू 200 वोल्ट्स, करेक्ट। अगर उसका शंट फील्ड रेजिस्टेंस है RSH, वो कितना है 50 ohms का, और उसका रेजिस्टेंस है आर्मेचर रेजिस्टेंस विच इज़ 0.05 ohms। हमें EMF कितना जनरेट होगा ये हमें पूछा गया, करेक्ट। तो ISH का फॉर्मूला निकाल रहे थे हम लोग, ISH से हम लोग उसका जो शंट करंट है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 200 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। दिस 200 डिवाइडेड बाय 50 विच विल बी इक्वल्स टू 4 एम्पियर्स, करेक्ट। आई चेंज द कलर सो दैट आप केस में कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। ए देखिए आर्मेचर किस को सप्लाई करता है, जो शंट फील्ड है 4 एम्पियर का, प्लस हमारा जो मेन करंट है, लोड करंट है, वो 100 एम्पियर्स का है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 104 एम्पियर। दैट मीन्स ये है हमारा आर्मेचर करंट IA, ये इतना करंट ये रिलीज कर रहा है शंट जनरेटर। ओके, तो EG जो हो जाएगा हमारे पास में जनरेटेड EMF विल बी इक्वल्स टू VT प्लस IA इंटू RA,
ओके, VT कितना है हमारे पास में, टर्मिनल वोल्टेज वो है हमारे पास 200 वोल्ट्स, 200 प्लस RA कितना है हमारे पास में 104 मल्टीप्लाइड बाय RA विल बी इक्वल टू 0.05। ठीक है, इसका जो वैल्यू बनता है 205.2 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो जनरेटर की बात करी गई है, ठीक है, इसमें से आप तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, सिर्फ आप इन दोनों ऑप्शंस को अच्छी तरीके से क्रॉस चेक करके रहना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ बताई गई है उन्होंने। ओके, इसलिए इसका जो एक्यूरेट आंसर आना काफ़ी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ डीसी जनरेटर स्पार्किंग एट अ ब्रशेज रिजल्ट्स ड्यू टू, डीसी जनरेटर के अंदर जो स्पार्किंग होती है ब्रशेज पे वो किसके कारण होते हैं, ड्यू टू रिएक्टेंस वोल्टेज इन अ कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, नॉट लाइक हायर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रशेज। ये गलत आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए ध्यान से देखिएगा, उस टाइम पे भी इन्होंने ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और चूज़ करके उन्होंने आपको बताया गया। ठीक है, तो जो डीसी जनरेटर में स्पार्किंग होता है एट ब्रशेज, इट रिजल्ट्स ड्यू टू द रिएक्टेंस वोल्टेज इन अ कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी जनरेटर गिव्स अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज एट ऑल लोड्स। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें भी गलत आंसर मार करके डीसी शंट जनरेटर मार करके आएंगे, ये गलत हो जाएगा गाइस। एट ऑल लोड्स बोला गया है। ठीक है, एट ऑल लोड्स पे जो हमारा एक डीसी जनरेटर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा था, तो वो है हमारा लेवल कंपाउंड जनरेटर। लेवल कंपाउंड जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का हम लोग कह सकते हैं लेवल कंपाउंड जनरेटर का। ये क्या करते हैं हमारे पास में, ऑल लोड पे, सारे डिफरेंट लोड्स पे हमारा कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। शंट जनरेटर करके मार्क करके मत आना, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज अ नॉन सेल्फ स्टार्टिंग। नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कौन सी, देखते पहचान लोगे हो गया अपने, वो है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर। हालांकि डीसी सीरीज मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर आर द सेल्फ स्टार्टिंग, बट वी नीड टू हैव ऑक्सिलरी स्टार्टिंग मेथड्स फॉर इन ऑर्डर टू स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर। सिंपल है, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें ऑक्सिलरी मोटर्स का या फिर ऑक्सिलरी मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोटर स्लॉट्स इन इंडक्शन मोटर आर जनरली यूजुअली नॉट इन अ क्वाइट पैरेलल शाफ्ट बिकॉज, सिंपल है, इसको हम लोग स्क्यूइंग क्यों कहते हैं। ठीक है, रोटर के जो बार से थे इस तरीके से सर्टेन एंगल में, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग द टेंडेंसी ऑफ रोटर टीथ टू रिमेन अंडर द स्टैटिस्टिक्स। मैग्नेटिक लॉकिंग का फिनोमेना अवॉइड करती है। सिंपल सा है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल मोटर इज अ डैश मोटर। यूनिवर्सल मोटर कौन सी मोटर होती है, हमारी सीरीज मोटर होती है। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। डीसी सीरीज मोटर को ही हम लोग यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। समवॉट उसमें चेंजेस रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बेसिकली हम लोग उसको वही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स बाय। देखिए, डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर की बात अलग अलग होती है। डीसी शंट मोटर के अगर हमें डायरेक्शन रिवर्स करना होगा तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड को रिवर्स करेंगे, या फिर हम लोग आर्मेचर टर्मिनल को, दोनों को करते तो नहीं होगा। ठीक है, अब ठीक है, अगर आपको सिर्फ आर्मेचर का किया तो हो जाएगा, या फिर अगर आपने फील्ड का किया तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों को करते तो नहीं होगा गाइस। करेक्ट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ स्टार्टर्स इन अ डीसी मोटर इज नेसेसरी। डीसी मोटर में हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को हाई इनिशियल करंट को लिमिट करना रहता है। ठीक है, उसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, टू लिमिट द हाई इनिशियल करंट बाय इंसर्टिंग द हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस को इंसर्ट करके हम लोग जो हाई इनिशियल करंट रहता है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। करेक्ट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉट कनेक्शन इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म। स्कॉट कनेक्शन इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म थ्री फेज टू टू फेज सप्लाई। सिंपल है। ठीक है, टीजर ट्रांसफार्मर में हमारे पास में प्राइमरी वोल्टेज की रेटिंग कितनी रहती है, ध्यान में रखिएगा, √3/2 ऐसा क्वेश्चन बनता है। ओके, या फिर हम लोग कह सकते हैं 0.866 टाइम्स ऑफ द वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ मेन ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग कहते हैं टीटी कनेक्शन। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्कॉट कनेक्शन का आपको मैं यहाँ पे इमेज मेंशन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन प्रेफरेबल फॉर स्टेप अप ऑपरेशन। स्टेप अप ऑपरेशन के लिए कौन सा थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन हम लोग प्रेफर करते हैं, वो है हमारे पास डेल्टा स्टार। ठीक है, डेल्टा स्टार ये कनेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल है स्टेप अप एप्लीकेशंस के लिए, ध्यान में रखिएगा गाइस। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी साइड में हमारे पास में एक स्टेबल न्यूट्रल पॉइंट भी रहता है इस केस में। ठीक है, सिंगल फेज लोड के लिए तो डेल्टा स्टार जो है हमारे पास स्टेप अप ऑपरेशन के लिए हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर द इंस्ट्रूमेंट्स आर कनेक्टेड ऑन, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में और ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं। देखिए शॉर्ट सर्किट के लिए वो HV साइड पे कनेक्ट किए जाते हैं और ओपन सर्किट के लिए वो लो वोल्टेज साइड पे परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कनेक्ट किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्स प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बायस डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर द सिटीज आर कनेक्टेड इन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इन अ डैश, ठीक है। मर्स प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, जो करंट ट्रांसफार्मर कनेक्टेड किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को, वो डेल्टा स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, इट इज कनेक्टेड इन अ डेल्टा स्टार कनेक्शन, सॉरी स्टार डेल्टा कनेक्शन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा स्टार डेल्टा, ध्यान में रखिएगा। डीसी शंट मोटर है, क्या है हमारी, एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है, सिंपल है। डीसी शंट जनरेट मोड, डीसी शंट मोटर की अगर हम लोग बात करते हैं जहाँ पे हमारे पास में फ्लक्सेस जो है ये हमारे कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसी के कारण हमारा कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन हमारा देखने को मिलता है, ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें गलत करके आ जाते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है ये चार्ट दिया जाता है, ग्राफ दिया जाता है, ठीक है, टॉर्क वर्सेस स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है, ओके। और आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व, यहाँ पे ऑप्शन रहता है ABCD, लेटेस्ट ट्रेंड के पैटर्न के अकॉर्डिंग बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कम्युलेटिव, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन सी मार्क करके आना होगा। काफ़ी कबार हमें ये हाई पे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आपको ध्यान में रखना होगा डिफरेंशियल शंट कम्युलेटिव और सीरीज का किस तरीके से ग्राफ रहता है। देखिए सीरीज और शंट का तो आप ध्यान में रख सकते हो, शंट का कॉन्स्टेंट रहता है, सीरीज का भी हमारा इन्वर्टिंग रहता है स्पीड टॉर्क, क्योंकि आपको पता है सीरीज डीसी सीरीज मोटर हम लोग हाई टॉर्क एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जब हम जहाँ पे हमारे पास में हाई स्पीड मिलती है लो टॉर्क पे और हाई टॉर्क मिलता है लो स्पीड पे, ठीक है। तो ये दो एलिमिनेट करके आप ध्यान में रख लीजिए, लोअर वाला कम्युलेटिव रहता है और अपर वाला डिफरेंशियल रहता है, करेक्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज गिवन बाय, इज स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, क्योंकि EB जो रहता है वो हम लोग लिखते हैं P∅Zn/60A, करेक्ट। और EB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे N∅ से, और जो N है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EB और phi से, और ये phi किससे प्रोपोर्शनल है IA से, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर में जो हमारा जनरेटेड वोल्टेज रहता है वो हमारा लेस भी रह सकता है फिर ग्रेटर भी रह सकता है देन तो टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। इसीलिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस करके भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द अल्टरनेटर, मैंने टॉप 50 गोल्डन MCQs का सेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया काफ़ी दिनों पहले, हम लोग आई गेस इसको हम लोग कह सकते हैं कि साल हो गया। इसको आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल स्टार्टिंग द सिंक्रोनस मोटर इट्स फील्ड वाइंडिंग शुड बी, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते वक्त उसकी फील्ड वाइंडिंग किस तरीके से कनेक्टेड की जाती है, उसकी जो फील्ड वाइंडिंग रहती है वो शॉर्ट सर्किटेड रहती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि बाय यूजिंग दिस हम लोग डैम्पर मोटर बार्स को एज अ स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स द बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड एंड टर्मिनल में टू फॉर्म अ पार्शियल 3-फेज स्क्विरल केज वाइंडिंग, ठीक है। उस तरीके से हम लोग उसको इनिशियली स्टार्ट देने के लिए काम में ले सकते हैं, तो इट इज़ इनिशियली केप्ट एज अ शॉर्ट सर्किटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ inrush current of a transformer at no load is maximum if the supply voltage is switched on at, अगर इनरश करंट हमारा ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम रहेगा नो लोड कंडीशन पे, ठीक है, अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज स्विच ऑन किया गया एट 0 वोल्टेज वैल्यू पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल भी पूछा जा सकता है, एट 0 वोल्टेज वैल्यू इनरश करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट नो लोड इज अ मैक्सिमम इफ द सप्लाई वोल्टेज इज स्विच्ड ऑन एट 0 वोल्टेज वैल्यू, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोमेना ऑफ आर्क इंटरप्शन टेक्स प्लेस एट, आर्क इंटरप्शन का फिनोमेना कहाँ पे होता है, वो होता है जीरो करंट पे गाइस, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको आने वाले जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक कोर्स मेंशन किया था, उसी में से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि उसको कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपने इसको परचेस नहीं किया होगा तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अच्छा रिव्यू इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे होगे तो इसके ऊपर जो JEE 50 करके कोड है वो आप लगा के इसको ले सकते हैं, ठीक है। JEE 50 कूपन कोड लगा के आप इसको परचेस कर सकते हो, काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए, 1 ईयर का इसका वैलिडिटी भी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय बर्डन ऑफ रिले, ये भी मैंने वहाँ पे कवर किया, ठीक है। बर्डन क्या रहता है रिले का, वो रहता है हमारा VA रेटिंग ऑफ रियल, ठीक है, वोल्ट एम्पियर रेटिंग रहती है रिले की, उसको हम लोग कहते हैं बर्डन, ओके। वो ध्यान में रखना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्डन एब्सॉर्ब करता है या डिलीवर करता है, तो इट ऑलवेज एब्सॉर्ब द पावर बर्डन, ओके। और VA में हम लोग मेजर करते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइटनिंग अरेस्टर इज कंडक्टेड, लाइटनिंग अरेस्टर इज कंडक्टेड कहाँ पे किया जाता है, बिटवीन लाइन एंड अर्थ, सिंपल है, ये भी हमने यहाँ पे इसमें कन्वर्ट करके रखा है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, वो भी मैंने इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन के साथ में मेंशन किया, जैसे कि हॉर्न गैप हो गया और मल्टी गैप हो गया, वाल्व टाइप हो गया, पैलेट टाइप हो गया, ये सारे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके इस ट्रांसमिशन वाले कोर्स में, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है, जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया, लाइक अर्थिंग वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शंट रिएक्टर्स आर यूज्ड इन अ ट्रांसमिशन लाइन्स फॉर, शंट रिएक्टर जो यूज़ किए जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, फॉर एब्जॉर्बिंग द रिएक्टिव पावर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंट रिएक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन फॉर एब्जॉर्बिंग द रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं बाय ट्रांसमिशन लाइन में बाय यूजिंग शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर, शंट रिएक्टर्स, ओके, और सिंक्रोनस कैपेसिटर्स में, ठीक है। तो शंट रिएक्टर क्या है, एक एब्जॉर्बर है हमारे रिएक्टिव पावर का, ठीक है। उसी के कारण हमारी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है सिस्टम की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। कोरोना लॉस जो है ट्रांसमिशन लाइन पर डिपेंड करते हैं मेनली डायमीटर ऑफ कंडक्टर पे, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट कोरोना इफेक्ट ऑन ट्रांसमिशन लाइन, काफ़ी मैंने इंटरेस्टिंग ये ड्यू टू इन द टाइम ऑफ कोविड मैंने ये सेशन आपको प्रोवाइड किया था, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, सारे डिटेल विथ फार्मूला आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसका किस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट रहता है, क्या क्या फैक्टर चेंज होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से लेकर सारी चीज़ें मैंने इस 15 मिनट के सेशन में एक्सप्लेन किया, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसकी अगर आपको लिंक नहीं मिल रही होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है गाइज। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किंग ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, सेम हमने क्वेश्चन ट्रांसमिशन लाइन वाले कोर्स में कवर किया था। आर्किंग ऑन द ट्रांसमिशन लाइन इज प्रिवेंटेड बाय कनेक्टिंग अ सुटेबल, जो ट्रांसमिशन लाइन में आर्किंग होती है उसको हम लोग इंडक्टर अगर न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं उससे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कनेक्टिंग अ सुटेबल इंडक्टर इन अ न्यूट्रल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर रिले इज इनहेरेंटली मोर रिले क्या है हमारा, इनहेरेंटली एक डायरेक्शनल टाइप ऑफ रिले है गाइस, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। इसका मोर रिले का जो RX डायग्राम रहता है कुछ इस तरीके से डायग्राम रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा X, ठीक है, ये हो गया हमारा R, ओके, लाइक दिस। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है ये प्लॉट किया जाता है इम्पिडेंस डायग्राम पे। तो ये एक हमारा सर्कल है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन इस तरीके से। तो ये डायरेक्शनल टाइप ऑफ रिले है, ओके। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि ये जो डायरेक्शन रिले है और ये डिटेक्ट करता है फॉल्ट ओनली इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। और ये मोर रिले जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन EHV लाइन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन द हाई वोल्टेज ग्रेडियंट एट अ कंडक्टर इज रिड्यूस बाय, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में जो हाई वोल्टेज ग्रेडियंट रहता है नियर टू द कंडक्टर्स, किसके कारण हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द इंसुलेशन बिटवीन द कंडक्टर ऑफ द सेम फेज। अगर हम लोग इंसुलेशन बढ़ाते हैं बिटवीन कंडक्टर्स ऑफ द सेम फेज, बाय दैट वी कैन रिड्यूस द हाई वोल्टेज ग्रेडियंट ऑन अ EHV लाइन्स। Next question is in a common emitter amplifier the unbiased emitter resistance provides, common emitter configuration जो है हमारा एम्पलीफायर्स का, उसमें unbiased emitter resistance क्या प्रोवाइड कराता है, हमारा करंट सीरीज फीडबैक प्रोवाइड कराता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ठीक है, आज के सीजन में काफ़ी अच्छा उन्होंने क्वेश्चन ये पूछ लिया, ठीक है। ये वर्क करता है एज अ करंट सीरीज फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। इनपुट इंपेडेंस इसके कारण हमारा इंक्रीज हो जाता है, करेक्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर फ्लो थ्रू अवर ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज बाय डैश, पावर फ्लो का हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, तो हम लोग सीरीज कैपेसिटर से वो इंक्रीज करा सकते हैं गाइस, ठीक है। सीरीज कैपेसिटर जब हम लोग इंसर्ट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में तब हमारा पावर कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और शंट कैपेसिटर कनेक्टेड किया जाता है जो ड्रॉ करता है लीडिंग, ठीक है, जो ड्रॉ करता है करंट लीडिंग टू द सोर्स वोल्टेज, ड्यू टू विच उसके कारण हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। और सीरीज रिएक्टर क्या का काम है वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लिमिट करता है हमारे करंट को, ओके। तो ये सीरीज कैपेसिटर जो है ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स द पावर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज बाय इंस्टॉलिंग द सीरीज कैपेसिटर, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स आर यूज्ड इन अ डीसी ट्रैक्शन सिस्टम, डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं क्योंकि उसके ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड वर्सेस टॉर्क के, ठीक है। स्पीड वर्सेस टॉर्क के मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हाई स्पीड पे लो टॉर्क और लो स्पीड पे हाई टॉर्क इस तरीके से, ठीक है। इसी के कारण हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी जो
आपका जो रेलवे रहता है, ठीक है, हम लोग उसको कह सकते हैं बोगी, या फिर उसका जो वेट रहता है उसका इनर्शिया ओवरकम करने के लिए हमें हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है इनिशियली, ठीक है। फिर अगर हम लोग एक बार उसका इनर्शिया ओवरकम कर लेते तो उसकी स्पीड हमें मेंटेन रखनी रहती है, तो लो टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है हाई स्पीड की, इसलिए बेस्ट सूटेड हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट शोन द करंट थ्रू द 5 ohms रेजिस्टेंस इज व्हाट, ठीक है। 5 ohms के रेजिस्टेंस में से करंट कितना फ्लो होगा, ये में क्वेश्चन में पूछा गया है। सिंपल है गाइस, ठीक है। अगर हम लोग करंट निकालते हैं लाइक फ्रॉम दिस 5 ohm रेजिस्टेंस विल बी आई, इस तरीके से, ठीक है, ये इसको मार्क कर देते माइनस प्लस, ठीक है। तो केवीएल लगाते इस लूप में, तो क्या हो जाएगा 5i माइनस 8 प्लस 6 विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5i विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, देन i विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 2/5 विच इज 0.4। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ करंट ट्रांसफार्मर हैज अ रेशियो 100:5 और एमीटर कनेक्ट किया गया सेकेंडरी में जो रीड कर रहा है 2.5, तो एक्चुअल लाइन करंट कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा गया। सिटी का रेशियो बताया गया और एमीटर का रीडिंग बताया गया, ठीक है। सेकेंडरी करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, वो हो रहा होगा 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा लाइन करंट कितना रहेगा, प्राइमरी करंट जो है सिटी का, ठीक है, वो कितना होगा हमारा, देखिए इस रेशियो को हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं, देखिए 100:5, दैट मीन्स कितना करंट फ्लो हो रहा है 20:1 कह सकते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा है हमारा, वो है हमारा 20 इंटू हम लोग क्या करेंगे सेकेंडरी करंट, वो है 2.5, ठीक है। 20 into 2.5 विल बी इक्वल्स टू 50 एम्पियर्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसफार्मर यूज्ड इन एसी वेल्डिंग सेट इज, एसी वेल्डिंग सेट में हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप डाउन। काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें स्टेप अप करके भी मार्क कर जाते हैं। जो कॉमनली एसी वेल्डिंग सेट में सिंगल फेज या फिर 3 फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाते हैं, ओके। और ये ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करते हैं लो वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर 80 वोल्ट। सिर्फ वोल्टेज कितना रहता है 80 वोल्ट टू 100 वोल्ट, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ऑपरेट करते हैं पावर फैक्टर पे 0.3 से लेके 0.4 के बीच में, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द आयन कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय एयर कोर, अगर आयन कोर वो रिप्लेस कर दिया गया एयर कोर से, तो उस केस में टोटल आयन लॉसेस ट्रांसफार्मर के कितने हो जाएंगे, इट विल बिकम 0, जस्ट बिकॉज कि मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले आपको समझाया था कि व्हाट इज BH कर्व, ठीक है। BH कर्व में अगर एयर कोर यूज़ करते हैं हम लोग आयन कोर से, तो उस केस में हमारा जो इस तरीके से जो हमारा कर्व फॉर्म होता है वो फॉर्म ना होता है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगी, ठीक है। और एयर कोर के कारण हमारे पास में जो आयन लॉस है वो हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ यू वांट टू स्टडी द BH कर्व, उसका भी सेशन मैंने 15 मिनट का सेशन बनाया है, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपको जो सेशन सजेस्ट करते रहता हूँ गाइस, उसको जाके चेकआउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उस टॉपिक में मैं काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ और वही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हायर क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज सर्किट व्हाट, ठीक है। इज जितना हायर क्यू फैक्टर रहेगा सीरीज सर्किट का, उतना ही नैरो रहेगा उसका पास बैंड, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जितना उसका क्यू फैक्टर हायर रहेगा सीरीज सर्किट का, उतना ही नैरो रहेगा उसका पास बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डिस्टेंस रिले इज वन हुज ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, डिस्टेंस रिले इस तरीके से का रिले है जिसका ऑपरेशन है बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ length of the feeder. Distance relay is a one whose operation is based on the measurement of length of the feeder. ये काफ़ी considerable factor होता है length of the feeder. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 440 volt DC shunt motor has a armature resistance of 0.5 ohms and a shunt field resistance of 440 ohms. The no load current is 2.5 amperes. तो हमें करंट पासिंग थ्रू द आर्मेचर पता करना है। IL का वैल्यू कितना है गाइस 2.5 एम्पियर है, ठीक है। V कितना है 440 वोल्ट्स है, ठीक है। RSH is what? It is also 440 ohms। देखिए यहाँ पे 440 वोल्ट्स भी और 440 ohms का भी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो IA का वैल्यू कितना हो जाएगा IL माइनस V अपॉन RSH, ठीक है। क्योंकि सारे शंट मोटर की बात करें, शंट मोटर में हमारा जो आर्मेचर रहता है कुछ इस तरीके से कनेक्टर रहता है और इसकी शंट फील्ड कुछ इस तरीके से कनेक्टर रहती है, ठीक है। सॉरी मैं काफ़ी आपको फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे हमारा रहता है लोड कनेक्टेड, करेक्ट। तो हम लोग जो आए आर्मेचर करंट है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। लोड करंट है हमारा 2.5, वोल्टेज कितना है 440 है, डिवाइड बाय RSH कितना है 440, ठीक है। ये 1 आ जाएगा। 2.5 माइनस 1 विल बी 1.5 एम्पियर,
ठीक है, हमारे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे बताया गया है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्किन इफेक्ट पे उसका क्या इफेक्ट होगा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी अगर बढ़ती है तो उसका स्किन इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। स्किन इफेक्ट मतलब क्या होता है कि हमारा करंट कंडक्टर जो है, ठीक है, अगर वो एसी करंट होता है तो वो जो आउटर उसका सरफेस है उसके ऊपर से करंट फ्लो होना शुरू करता है। ठीक है, और उसका जो इनर कोर है वो अनयूटिलाइज रहता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ डीसी तो वो क्या करता है, सेंट्रल पोर्शन जो है यूटिलाइज करता है फॉर फ्लोइंग द करंट, और जो आउटर सरफेस है वो इनइफेक्टिव रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्किन इफेक्ट, और वो प्रोमिनेंट है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है तो स्किन इफेक्ट भी हमारा बढ़ सकता है, इस केस में बढ़ जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर और शेप ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के शेप पे भी डिपेंड करता है गाइस, वो ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ अ पावर मेजरमेंट बाय अ 2 वाटमीटर मेथड, ठीक है, बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम विद अ प्योरली इंडक्टिव लोड विल व्हाट। ठीक है, इन केस ऑफ अ पावर मेजरमेंट बाय अ 2 वाटमीटर मेथड इन अ बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम विद अ प्योरली इंडक्टिव लोड, उस केस में दोनों भी वाटमीटर है। ठीक है, दैट मीन्स बोथ द वाटमीटर विल इंडिकेट द सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन। मैंने आपको जो टेबल स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मेंशन किया था सेम उसका आंसर पूछा गया। देखिए 2 क्वेश्चन एक ही सेशन में पूछे गए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। So next question है the frequency of input voltage of a transformer is increased keeping the magnitude of a voltage unchanged then। अगर हमारा frequency जो है input voltage का ट्रांसफार्मर को वो increase किया गया keeping the magnitude of voltage unchanged then the, उस केस में हमारे पास में क्या कंडीशन हो जाएगी, उस केस में हमारा हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज हो जाएगा लेकिन एडी करंट लॉसेस वो इंक्रीज हो जाएगा। देखिएगा इसमें 2 कंडीशन बनती है। इसमें ये जो कंडीशन हम लोग बता रहे हैं इसमें V बाय रेशियो जो है ये कांस्टेंट नहीं है। इसी के कारण जो हमारा कोर लॉस जो बनता है वो बनेगा WH प्लस WE इज इक्वल टू KH V⁻1.6 F⁻−0.6 प्लस KI V1²। ठीक है, V²। ठीक है, ये हो गया हमारा एडी करंट और ये हो गया हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो इस केस में जो है हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज हो जाएगा और एडी करंट लॉस विल इंक्रीज। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका काफ़ी डिटेल थियरी मैं आपको आने वाले कभी एक आध सेशन में समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर फेल्स। अगर सिंक्रोनस जनरेटर का एक्साइटेशन फेल हो जाए तो उस केस में वो कैसा ऑपरेट करेगा, एज ए इंडक्शन जनरेटर करके वर्क करेगा। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी मशीन इज मैक्सिमम व्हेन द वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू। एफिशिएंसी जो है डीसी मशीन का वो मैक्सिमम रहेगा जब हमारे वेरिएबल लॉस इक्वल रहेंगे कांस्टेंट लॉसेस के बराबर। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ Q इंटू वी। ठीक है, हाफ Q इंटू वी, यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ CV², या फिर हम लोग लिख सकते हैं हाफ QV। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। Q क्या है हमारा, ये है हमारा चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, और V क्या है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं हाफ Q²/C। ठीक है, ये फार्मूला पूछा गया गाइस। ठीक है, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। हाफ CV² तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता रहता है, लेकिन हाफ QV इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं हाफ Q²C, ये भी हमें ऑप्शन ध्यान में रखना रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ नेटवर्क बिटवीन A एंड B इज अ करंट सोर्स ऑफ अ डैश एम्पियर विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ अ डैश ओम्स। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे जो बताया गया है, ठीक है, उसका कितना है करंट है और पैरेलल रेजिस्टेंस का कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें नॉर्टन्स करंट फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसका सिग्निफिकेंस कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा करंट रहेगा वो रहेगा 18/3 विच इज इक्वल टू 6 एम्पियर। देखिए 6 एम्पियर हमारे 2 ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी और डी में। ओके, बट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से ओपन कर देंगे और इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो 3 पैरेलल 6, 3 × 6 विल बी 3 × 6 अपॉन 3 + 6 विल बी इक्वल टू 9, 1/9, 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 ohms इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 6 एम्पियर का करंट सोर्स रहेगा और 2 ohms का रेजिस्टेंस रहेगा नॉर्टन इक्विवेलेंट। नॉर्टन इक्विवेलेंट किस तरीके से रहेगा गाइस, ठीक है, एक हमारा करंट सोर्स रहेगा 6 एम्पियर का और उसके पैरेलल में रहेगा 2 ohms का रेजिस्टेंस। करेक्ट। Next question is in case of a AC circuit, if a source impedance is R plus JX, maximum power transfer occurs when a source impedance is. In case of a AC circuit of a source impedance is R plus JX, maximum power transfer occur होगा जब हमारा सोर्स इम्पिडेंस रहेगा R इज इक्वल टू
दैट मीन्स आर माइनस जे एक्स, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया, इन केस ऑफ फर्स्ट सर्किट एसी सर्किट अगर सोर्स इंपेडेंस हमारा आर प्लस जे एक्स है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑकर जब हमारा सोर्स इंपेडेंस रहेगा आर माइनस जे एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो हमें बताता है मैक्सिमम पावर फ्लो का हमारे एसी सर्किट में दैट विल ऑकर व्हेन द लोड इंपेडेंस इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द सोर्स इंपेडेंस। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द सोर्स इंपेडेंस, ओके, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ अ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस आर एल विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर हम लोग लगाते तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इस आर एल के अक्रॉस, ये पूछा गया, ठीक है। तो अब हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपली कितना हो जाएगा, वी एल विल बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज वी एल इसको मार्क करते तो ये हो जाएगा हमारा सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय आर एल अपॉन आर एल प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी कितना है हमारे पास में 5 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय आर एल कितना है पता नहीं है, ठीक है। बट हमें पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के टाइम पे हमारा लोड रेजिस्टेंस वो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, इस केस में 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 + 2, ओके। तो 2 अपॉन यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेंगे, तो 1 जा ये 2 जा आ जाएगा, तो 5 × 1/2 विल बी इक्वल्स टू 2.5 वोल्ट। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो हमारा वोल्टेज रहता है अक्रॉस द लोड इज ऑलवेज हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली भी इसका वैल्यू लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं इसको सॉल्व किए बिना। 5 का हम लोग हाफ निकाल लेंगे 2.5, ओके। कुछ सर्टन कंडीशंस में रहता है, हर जगह अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज व्हाट। जिस तरीके से आपको पता है रेजिस्टिविटी हम लोग ओम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कंडक्टिविटी मो, ठीक है, इस तरीके से साइन मो पर मीटर में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ओम मीटर में आपको ध्यान में रखना होगा पर मीटर नहीं रहता है, सिर्फ आपका ओम मीटर रहता है, ठीक है। ओम मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाइड है, ठीक है। और यहाँ पे कंडक्टिविटी हम लोग मो पर मीटर में मेजर करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या रहता है, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। उसी तरीके से हमारे आइडियल करंट सोर्स में इन्फिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल है, दोनों भी स्टेटमेंट काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिफ्ट रजिस्टर कैन बी बिल्ड बाय यूजिंग। शिफ्ट रजिस्टर को हम लोग किसके द्वारा बिल्ड कर सकते हैं, बाय यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अब देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताया गया, तो आपको पता होना चाहिए जो थंब क्या बताता है हमारा, ये बताता है फोर्स। सिंपल है, मैकेनिकल फोर्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। अब मुझे बताइएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में थंब क्या बताता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, काफी सिंपल क्वेश्चन है गाइस, आरएमएस टू द एवरेज वैल्यू, आरएमएस टू द एवरेज वैल्यू, ठीक है। और क्रेस्ट फैक्टर हम लोग पीक फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। सिंपल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट इज 5 एम्पियर। उसका वैल्यू कितना रहेगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन पे, कितना एम्पियर रहेगा हमें पूछा गया, ठीक है। वो रहेगा हमारा 10/√2, ठीक है, 10/√2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो हमारा IRMS रहेगा यहाँ पे बताया गया है वो है हमारे पास में 5 एम्पियर, ठीक है। तो 5 विल बी इक्वल्स टू IM/2। तो IM का जो वैल्यू रहेगा उस केस में हमारा 2 रहता, उस केस में हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 2 विल बी इक्वल्स टू 10। और फुल वेव के कंडीशन में जो है RMS वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है, फुल वेव के लिए जो बात कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा 10/√2। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए आरएमएस वैल्यू जो हाफ वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म के लिए वो उसका वैल्यू जो है वो रहता है हमारा IM/2 और फुल वेव के लिए IM/√2 रहता है। ये दो फॉर्मूलाइज में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डायनामोमीटर टाइप ऑफ वाटमीटर विच टाइप ऑफ द कॉइल्स स्प्लिट इनटू द 2 पार्ट। डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर में कौन सी टाइप की कॉइल स्प्लिट की जाती है 2 पार्ट में, वो है हमारे पास करंट कॉइल, ठीक है। करंट कॉइल इज स्प्लिट इनटू द 2 पार्ट्स, ठीक है। दिस फिक्स कॉइल एंड दिस अंदर अगेन वन इज द फिक्स कॉइल, ठीक है। इसको स्प्लिट की जाती है 2 पार्ट्स में, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ज़ीनर डायोड, ज़ीनर डायोड के अंदर क्या होता है, शार्प ब्रेकडाउन होता है एट अ लो रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। शार्प ब्रेकडाउन होता है एट अ लो रिवर्स वोल्टेज। इस तरीके से अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, ये हो गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से, तो काफ़ी कम वोल्टेज पे हमारा ज़ीनर ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़ीनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, जहाँ वो भी आपको पता होना चाहिए, करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्फ़िगरेशन इन विच द वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज मिनिमम। ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे वोल्टेज गेन जो है हमारे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को वो सबसे कम है, वो है हमारे पास में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज एम मॉड्यूलेटेड वेव में क्या रहता है, उसमें रहते हैं सम ऑफ कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग वेव। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन बनता है। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली स्किप करके मूव ऑन कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटर ऑफ अल्टरनेटर इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ। स्टेटर जो है अल्टरनेटर का किसके जैसा वो दिखता है, किसके जैसा वो आइडेंटिकल है, वो 3 फेज इंडक्शन मोटर जैसा। सिंपल है, सिर्फ अल्टरनेटर में क्या रहता है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में फील्ड वाइंडिंग एक्स्ट्रा रहते हैं रोटर सर्किट पे। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिसाजिस पैटर्न आर यूज टू मेजर। मैंने आपको पढ़ाया गाइस लिसाजिस पैटर्न किस तरीके से आता है, और अभी रिसेंटली एनएचपीसी के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया। ठीक है, ये मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अलग अलग लिसाजिस पैटर्न आते हैं फेज एंगल के लिए अलग अलग। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से का लिसाजिस पैटर्न है तो आपको कितना फेज एंगल रहेगा करके क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सर्ज एब्जॉर्बर रिड्यूस करता है स्टीपनेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेव। ये हमने ट्रांसमिशन वाला जो कोर्स करा है इसके मैंने आपको पढ़ाया वहाँ पे सर्ज एब्जॉर्बर क्या काम करते हैं करके। इट रिड्यूसेस द स्टीपनेस ऑफ द वेव फ्रंट। ओके, स्टीपनेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ फॉल्ट मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ऑकर। कौन से टाइप के फॉल्ट में मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट होता है, वो होता है हमारे पास में 3 फेज फॉल्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 फेज फॉल्ट टू ग्राउंड में सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट मैक्सिमम रहता है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट काफ़ी कबार होता है। उसके बाद में सबसे लिस्ट वो जो होता है हमारे फॉल्ट वो लाइन टू लाइन होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सीवियर कौन सा फॉल्ट है, ट्रिपल लाइन फॉल्ट होता है, ट्रिपल लाइन। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज एज सीन फ्रॉम द टर्मिनल 1 and 2। इस 1 and 2 टर्मिनल से हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कितना रहेगा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। करेक्ट, तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कितना रहेगा। ठीक है, देखिए लोड टर्मिनल हमारा ओपन सर्किटेड है तो 5 वोल्टेज सोर्स वो पैरेलल हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अक्रॉस द लोड टर्मिनल। करेक्ट, तो जो VTH है वो कितना रहेगा हमारा, सिंपल है 5 वोल्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसका सिंक्रोनस स्पीड है 25 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, स्पीड कितना है NS कितना है। ठीक है, 25 रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। ठीक है, सिंपल है, हम लोग इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 60। अब हमारा RPM में आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 1500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। करेक्ट, यह आ गया हमारा रिवॉल्यूशन पर मिनट में। अब N का वैल्यू कितना रहेगा, 120 × F डिवाइडेड बाय P। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, F का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो 4 × 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। ठीक है, डिवाइड बाय हम लोग यहाँ पे 120 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट 120 तो हमारा जो वैल्यू रहेगा 50 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 ज़ा या 3 ज़ा 30, 0 से 0 ये कैंसिल आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्किट शोन बिलो इफ I is equals to 2 ampere and the value of battery V will be equals to what। सिंपल है, देखिए अगर करंट I जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है हमारा, दिस I is 2 एम्पियर, वैल्यू ऑफ बैटरी V वोल्टेज विल बी वॉट इक्वल्स। यहाँ पे वोल्टेज कितना रहेगा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सिंपल है गाइस, रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके बता दूँ। इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए 1 ओम और 1 ओम हमारे पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पैरेलल 1 विल बी इक्वल्स टू 0.5 ओम्स। इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, करेक्ट, तो देखिए ये हो गया हमारा 1 ओम्स का, ये आ गया हमारा 0.5 ओम्स का, और ये भी हो गया हमारा 0.5 ओम्स का, यहाँ पे 0.5। अब देखिए यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर, तो इसमें इसका ड्रॉप कितना हो जाएगा 1 वोल्ट का। ठीक है, इसमें से सेम करंट जा रहा है तो ये भी हमारा 1 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इस लूप में अगर हम लोग केवीएल लगाते तो हमारा वैल्यू कितना रहेगा, ये हो गया हमारा वोल्टेज भी -V +1 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, V विल बी इक्वल्स टू 2 वोल्ट। सिंपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देयर आर नंबर ऑफ मेथड जिसको आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको एक मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, आप आपके अकॉर्डिंगली कोई भी इसमें मेथोडोलॉजी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज चेंज
विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज लाइकली टू चेंज। अगर हम लोग हाइट जो है ट्रांसमिशन टावर की वो बढ़ाते हैं तो उस केस में हमारा कौन सा पैरामीटर चेंज हो जाएगा, उस केस में सबसे मेजर पैरामीटर चेंज होता है वो है हमारा कैपेसिटेंस पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर डिस्पैच थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज बाय। पावर डिस्पैच जो है ट्रांसमिशन लाइन का वो हम लोग किसके द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंस्टॉलिंग अ सीरीज कैपेसिटर। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, समय से लग रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन कॉजेस। ठीक है, अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है तो उसके कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके कारण जो है स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के कारण हमारा एक्सपांशन होगा। ठीक है, कंडक्टर का, उसके कारण जो है हमारा सैग जो है, ठीक है, वो हमारा इसके सैग जो है बढ़ जाएगा और उसका स्ट्रेस भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, उसी के अपोजिट होता है, अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो उसके रिवर्स कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लग सेटिंग ऑफ अ रिले कैन बी अल्टर्ड बाय वायरिंग। प्लग सेटिंग जो है रिले का वो अल्टर किया जा सकता है बाय अल्टरिंग द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयरन लॉस इन अ 10 kVA 240/100 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 100 वाट। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है ऑकर हो रही है फुल लोड पे जब हमारा सेकेंडरी करंट है 50 एम्पियर का, तो कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर में कितना होगा पूछा गया। ठीक है, PCU एट x परसेंटेज पे हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, x² इंटू PCU फुल लोड पे। करेक्ट, तो x क्या होता है हमारा I/IS। ठीक है, वो कितना है हमारे पास में 50 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ओके, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.5। ठीक है, तो PCU एट सम परसेंटेज दैट मीन्स 0.5 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 विच विल बी इक्वल्स टू 25 वाट। इस तरीके से हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, देखिए कंडीशन जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, आयरन लॉस जब हमारे कॉपर लॉसेस के बराबर हो जाता है, या फिर हम लोग कहते हैं PC या फिर PC इज इक्वल्स टू x² मल्टीप्लाइड बाय PCU एट फुल लोड। ठीक है, इस केस में, और x की जो वैल्यू रहते हैं वो रहते हैं √PC अपॉन PC फुल लोड। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ये हमने ट्रांसफार्मर ऑयल में भी बताया कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है करके। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर विच रिड्यूसेस द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, मॉइस्चर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो रहती है हमारे ऑयल की उसको रिड्यूस कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पावर सप्लाई सिस्टम डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज। डिमांड फैक्टर को हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। अगर आपने रिसेंटली मेरा अपलोड किया हुआ सेशन देखा होगा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, उसमें जो पावर जनरेशन की इकोनॉमिक्स है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने एक ही सेशन में कवर करा है विद इंक्लूडिंग थ्योरी, तो इसको जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और इस तरीके से क्वेश्चन आपके इजीली बच जाएंगे विद न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किन इफेक्ट में क्या होता है। स्किन इफेक्ट में होता है हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है लेकिन हमारा इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सिंपल है गाइस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, ये तो काफ़ी मेजरली पूछा था, लेकिन आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी, इट रिड्यूसेस द इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस मेजर द रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें से कौन सा ब्रिज मेजर करता है रेजिस्टेंस, ये है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोड वोल्टेज V एंड VS शोन इन द सर्किट गिवन बिलो आर। इसका मुझे करेक्ट आंसर होमवर्क के तरीके से दे रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट उसमें गलत सर्किट को सॉल्व करते हैं, मैंने टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखा है, उसके लिए मैं आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर मैं मार्क करके दे रहा हूँ, लेकिन इसको खुद अप्रोच करके देखिएगा, एक एज अ प्रैक्टिस करके भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 वोल्टेज सोर्सेज आर कनेक्टेड इन अ सीरीज एज शोन इन द गिवन बिलो। तो ए और बी के अक्रॉस का हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। इसकी मार्किंग देख लीजिएगा, पोलैरिटी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। सिंपल है, वी कितना रहेगा +12 -5 -8 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, -8 +6। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल हमने कनेक्ट किया तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। सिंपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नोड वोल्टेज VA का नोड वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल है गाइस, KCL अगर हम लोग लगाते हैं इस VA पे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस दिस 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है 49 का, प्लस आ जाएगा VA अपॉन यहाँ पे रेजिस्टेंस 24 है। ठीक है, प्लस VA माइनस दिस 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 80 विच विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करते हो, ठीक है, बाय एनी मीन्स, तो आपका जो VA का वैल्यू बनता है वो बनता है 4.25 वोल्ट। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो गाइस, ठीक है, एट सम एक्सटेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इफ़ द करंट इन आर्मेचर ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज रिड्यूस बाय 5%, अगर हमारे करंट जो है आर्मेचर में वो आर्मेचर ऑफ डीसी सीरीज मोटर में रिड्यूस किया जाता है 5% उसके कारण टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो जो टॉर्क के ऊपर होगा वो 25% ऑफ प्रीवियस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। द टॉर्क ऑफ द मोटर विल बिकम द 25% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान में रखना होगा, ओके। एज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA स्क्वायर, ओके। Next question and the last question of our session is unit of a reluctance of a magnetic circuit. Reluctance क्या होता है हमारा, जिस तरीके से रेजिस्टेंस होता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। तो रिलक्टेंस का यूनिट क्या है हमारे पास, एम्पीयर टर्न्स पर वेबर, ठीक है, एम्पीयर टर्न्स पर वेबर, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। तो ये थे गाइस अराउंड 90 क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। थोड़ा क्विकली हमने इसको ओवरव्यू किया कि किस तरीके से प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। मैथ्स का सेशन जो मैं आपको मेंशन करके रखा है वो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। आपको इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। रिसेंट सेशन देखने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा सो दैट इंटरेक्टिव डिस्कशन हम लोग करके रहे आपके साथ, और आपको हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।